हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिवर्सिटी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं अपनी यूपीएसआई प्रैक्टिस क्लास नंबर 4, जहां हम ओनली समझते नहीं, हम सीखते भी हैं। हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करना है, बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कैसे करने हैं। देखिए, यूपीएसआई एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है स्पीड की और एक्यूरेसी की। इसलिए हमारा आज का फोकस एकदम सिंपल है, क्वेश्चन को देखना है और उसको देखने के बाद हमारी अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एकदम पता होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आज आप सिर्फ आंसर ना देखें, बल्कि हर क्वेश्चन में ये समझें कि एग्जामिनर टेस्ट क्या करना चाह रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएसआई में गेस वर्क ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देने वाला। ज़्यादा दिन तक साथ क्या देगा? आपका कॉन्सेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके सॉल्यूशन जो आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किए हुए हैं, आपको जब पता है कि इस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के पीछे क्या कहानी है, तो आप अपनी कॉपी पेन रेडी रखिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन गलत हो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट उसी के अंदर छुपा है, वही तो आपको सीखना है। ठीक है? तो खाली अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका सॉल्यूशन देख के आगे ना बढ़े। जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो उसको ध्यान से सुने और समझे कि चल क्या रहा है। ठीक है? तो चलिए हम आज की अपनी क्लास नंबर 4 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलता है हमारा कि 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाती है और अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याएं अपरिवर्तित रहती है, ठीक, तो समांतर माध्य का नया मान कितना होगा? ठीक है? ठीक। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 25 संख्याओं का देखेंगे समांतर माध्य 110, पहले इनका टोटल सम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। 25 इंटू 110 करके मल्टीप्लाई निकालेंगे। फिर देखेंगे कि ये कितना बढ़ा, फिर देखेंगे कि ये कितना बढ़ा, फिर उसको उस टोटल सम में जोड़ेंगे, फिर उस टोटल सम को वापस 25 से डिवाइड करेंगे। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको उसने यहाँ पे दे दिया मीन, आपको दे दिया कि यहाँ पे 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 10 इंटू 12.5 बराबर 125। इन 10 संख्याओं की वजह से 125 की बढ़ोतरी हो गई, अन्य 10 संख्याओं की वजह से कितने की वृद्धि हुई? 15 की। तो 10 इंटू 15 बराबर 150। इनकी वजह से 150 की वृद्धि हुई, तो टोटल कितने की हो गई? 5। 5 और 2 7, 1 और 1 2, तो टोटल 275 की वृद्धि हो गई। ठीक है? अगर हम इस 275 को डायरेक्ट ही टोटल कितनी संख्या है 25 से डिवाइड कर दे, तो क्योंकि हमें इस 275 को 25 संख्याओं में तो बांटना है, तो चलो 25 संख्याओं में इसको बांट देते हैं। 275 अपॉन 25, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 11। मतलब ओवरऑल हर एक संख्या को 11 11 11 11 मिलेगा। अगर हर एक संख्या को 11 11 मिलेगा, तो इसका मतलब है एवरेज भी 11 बढ़ जाएगा। तो हमारा पहले का एवरेज क्या है? 110। और अगर इसमें 11 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 121। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में करना क्या है, खाली इतना सॉल्यूशन करना है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें आ कहाँ से रही है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में डीई रेखा बीसी के समांतर खींची गई है, जहां डी और ई क्रम से ए बी और ए सी पर स्थित है। ठीक है? ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। डीई बी सी के पैरेलल है, ऐसे करके। ठीक है? ये इसके पैरेलल है। डीई ए बी और ए सी पर स्थित है, मतलब ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है? डी ए बी पर स्थित है, ई ए सी पर स्थित है। यदि ए डी रेशियो डी वी 3:2 है, ये हो गया ए डी रेशियो डी वी 3:2। ठीक है? तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए डी ई और ए बी सी के एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है? आपको पता है कि अगर ट्रायंगल में बेस के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, तो वो उसको समान मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब अगर यहाँ पे 3:2 है,
तो यहाँ पर भी 3:2 होगा। अगर ये 3:2 है, ये 3:2 है, तो ये वाला जो रेशियो है, ये वाला और ये वाला, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। लेकिन इस लाइन का रेशियो कितना होगा? 3 और 2 5। ठीक है। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से भी ज्योमेट्री पढ़ी होगी, मैक्सिमम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, और जिनको नहीं पता अभी इसको याद कर लेंगे कि अगर एक पैरेलल लाइन गुजरती है बेस के पैरेलल, तो इसको जिस रेशियो में डिवाइड करेगी यहाँ पे, उसी रेशियो में यहीं पे इसको डिवाइड करेगी, और ये वाला रेशियो इसके बराबर होगा और ये वाला रेशियो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? ट्राइंगल ए डी ई रेशियो, ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो। ठीक है। इसमें देखेंगे ए डी ई का बेस क्या है? डी ई मतलब 3 रेशियो। ए बी सी का बेस का रेशियो क्या है? 5। ठीक है। अब मैंने बेस का रेशियो क्यों उठाया? क्योंकि एक सीधी सीधी थ्योरम होती है कि किसी भी ट्राइंगल के, मतलब इस कंडीशन में बने ट्राइंगल के बेस के रेशियो का स्क्वायर ही ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो 3 स्क्वायर कितना है? 9, और 5 स्क्वायर कितना आया? 25। ये आया 9:25। समझ में आया? ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसके बेस का क्या है? 3, और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है? 5। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ही ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर होगा, 9:25। ठीक है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। एक बैग में 5 सफेद, 3 काले और 4 हरे मार्बल हैं। यदि एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से एक मार्बल निकालना है तो हरा मार्बल प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 5 प्लस 3 प्लस 4। 5 3 8 और 4 12। टोटल हमारे 12 उसमें क्या है? मार्बल है। अब हमारे फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल मतलब हमें चाहिए कितने? हरा मार्बल निकालना है। हरे वाले मार्बल कितने निकल सकते हैं? 4। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? ओवरऑल कितने हमारे फेवरेबल हो गए? 4। ओवरऑल टोटल कितने हो गए? 12। तो 4/12 बराबर 1/3। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी 1/3, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ये बेसिक फंडा पता था तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा यहाँ से जोड़ना था कि 5 3 8 और 4 12। 12 में से फेवरेबल कितने हैं हमारे? हरे 4। तो 4/12 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट, एक लड़की ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। यदि पूरी यात्रा में 5 आवर्स लगते हैं तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो आपको एक चीज तो समझ आ गई कि वो ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक गई, आई वापस, मतलब डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट। डिस्टेंस हो गई हमारी कांस्टेंट। और अभी हम पिछली 2-3 क्लास में सेम फॉर्मूला देख चुके हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे यहाँ स्पीड है, कितने की स्पीड से गई? 60 की स्पीड से। कितने की से वापस आई? 30 की स्पीड से। तो इसका रेशियो निकाल के उसका उल्टा रेशियो का टाइम का रेशियो नहीं होगा? इसका रेशियो क्या हुआ? 2:1। टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। क्योंकि स्पीड के रेशियो का उल्टा ही तो टाइम का रेशियो होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है स्पीड टाइम के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको एक टाइम लगा, 1 यूनिट मान लो इसको, और वापस आने में 2 यूनिट। ओवरऑल कितने यूनिट लगे? 3 यूनिट। ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा उसको? 5 आवर। तो 3 यूनिट बराबर 5 आवर, 1 यूनिट बराबर 5/3 आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मान लो यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट किसके सामने है? 60 के। तो हमने स्पीड कितनी उठा ली? 60। और टाइम कितना उठा लिया? 60 के सामने इसको 1 यूनिट लगती है। 1 यूनिट मतलब 5/3 आवर। तो 3 से 60 गया 20 बार, और 20 पंजे 100। तो आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम इसके एचसीएफ का 40 गुना है। यदि संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में एक बहुत ही मतलब पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है।
अगर आपने थोड़ा बहुत एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। अब इस सवाल में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे। इन्होंने दिया है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 40 गुना है, मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का कितने गुना है, 40 गुना, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे 40H इंटू एचसीएफ का एचसीएफ एच आ गया इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन हमें डायरेक्ट ही दे दिया उसने 1440, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, चार से अगर इसको काट दूंगा तो चार चौक नहीं, चार तिया 12 और चार छंग 24, तो एच स्क्वायर बराबर 36 और एच बराबर कितना आ गया 6। ये आ गया आपका एच सी एफ, यही पूछा था एच सी एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 10वें तथा 7वें पदों का अनुपात 1:8 है। जीपी का सार्व अनुपात क्या है। जीपी क्या होती है, जीपी होती है कि यह ए फिर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई की ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे जब तक भी करें तब तक, ठीक है। ये होती है जीपी। यहाँ भी आर से किया, यहाँ भी आर से, यहाँ भी आर से, यहाँ भी आर से, पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ, ठीक। अब देखेंगे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो आप देखेंगे कि अगर चौथा पद है तो आर की पावर 3 है, तीसरा पद है तो आर की पावर 2 है, दूसरा पद है तो आर की पावर 1 है, ठीक है। ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताया। क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू करना था कि 10वां पद और 7वां पद दिया है ना, 10वां पद क्या होगा, ए आर की पावर 9 होगा, 7वां पद क्या होगा, ए आर की पावर 7 होगा, क्योंकि सॉरी ए आर की पावर 6 होगा, एक कम होता है ना तो 6 होगा, ठीक है। क्या अनुपात दिया है इनका, एक, और इसका अनुपात कितना दिया है 8, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना था। अब आप देखेंगे ए से ए कटेगा, इस 6 से 9 कटेगा 3 बार, बोलेंगे 6 से 9 3 बार कैसे कट गया, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना। अगर आर की पावर 9 और आर की पावर 6 है तो ये आर की पावर 9 माइनस 6 आर की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचा, आर क्यूब इज इक्वल टू 1/8, या आर कितना बचा, रूट क्यूब में 1/8, यही आ गया 1/2, ठीक है। ये आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। 18% की छूट के बाद किसी मेज का विक्रय मूल्य 18,860 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जहां पर भी आपको क्रय मूल्य अंकित मूल्य में कंपैरिजन दे दिया हो, या फिर एक डिस्काउंट दे दिया हो, या फिर एक प्रॉफिट दे के एक छूट दे दी हो, सिंपल आपको पता है सीएमएस लगाना है। सीएमएस क्या होता है, सीपी एमपी एसपी, क्रय मूल्य अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या बोला उसने, 18% की छूट दी। 18% होता कितना है, अगर हम इसको 18/100 करें तो 9/50। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, इतना सोचना भी नहीं है, 18% सोच के सीधा 9/50 करना है। और आपको पता है कि छूट हम किस पे देते हैं, एमपी पर। तो अगर एमपी 50 होगा तो एसपी कितना होगा, 41। यहाँ पर क्या बोला कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, मतलब अंकित मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य कितना होगा 3। आई बात समझ। अब यहाँ पे देखेंगे ये 50 है, ये 5 है, इसको बराबर करने के लिए इधर 10 से कर देंगे, इधर 10 से कर देंगे, 30 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, ये कितना हो गया 41। अब हमारे पास तीनों का रेशियो आ गया। अब हमसे चाहे जो पूछ ले हम निकाल देंगे। क्या पूछा है, क्या बोला उसने हमें, विक्रय मूल्य 18,860 है, तो ये 18,860 जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है 41 की। हमें बताना क्या है, क्रय मूल्य, मतलब हमें 30 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सब ऑप्शन पूरे पूरे हैं, पॉइंट में कुछ नहीं है। पॉइंट में कुछ नहीं है इसका मतलब ये 41 से पूरा पूरा जाएगा। करके देख लेते हैं, 188641, लगभग 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 8 में 4 गए 4, 8 में से 6 गए दो, 264, 6 बार जाएगा पूरा, 246, ठीक है। तो ये गया इससे 460 बार, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 0 0 0 0 0, 45 या 135, तो 46 या 138, ठीक है। देखिए ये जो सब चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ मैं पीछे से रट के ला भी सकता था और सीधा आपको यहाँ पर काट के दिखा सकता था कि 48 से ये गया 46 बार। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, तो ये मेरा काम है बताना कि आपको एग्जाम में ऐसे करके देखना पड़ेगा। इसलिए मैं खुद ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके, क्योंकि ये भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम में।
आपको थोड़ी पता चल जाएगा ये 46 बार जाने वाला है। तो मैं इसीलिए आपको करके दिखा रहा हूँ। बाकी मेरे लिए भी आसान था कि मैं पीछे से रट के आ जाऊँ और मैं सीधा आपको काट के दिखा दूँ। हालाँकि ये चीज़ें नहीं लिखनी है आपको एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको बीच में बता देता हूँ कि ये करना नहीं है एग्ज़ाम में, ये मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना मुँह से, इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। मैं तो लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वे सेम चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलेंगी तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह अपनी 16 गुनी हो जाएगी? उसके कहने का मतलब है कि 1 से वो 16 हो जानी चाहिए राशि, ठीक है? और उसने क्या बोला है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1 से 2 हो जाती है, 5 वर्ष में। तो अगले 5 वर्ष में फिर 1 से 2 हो जाएगी, अगले 5 वर्ष में फिर 1 से 2 हो जाएगी, अगले 5 वर्ष में फिर 1 से 2 हो जाएगी। तो आप देखोगे कि 1, 1, 1, 1 मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 16 आने में कितने साल लग गए? 5, 10, 15, 20। आंसर आया आपका 20। ये था इसका कॉन्सेप्ट। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में करना है कि 5 वर्ष में कितनी होती है? 2 गुनी, ये लिखा आपको। उसने बोला 16 गुनी कितनी हो जाएगी? 16 गुनी मतलब इसको 16 बनाना है। कैसे बनेगा 16? अगर हम 2 की पावर 4 कर दे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन गया 16। अब देखो कितनी पावर लगाए? 4। इसका मतलब 5-5 साल 4 बार आएगा, तो सीधा 5 चौक कितना करेंगे? 20। ऐसे करना है आपको एग्जाम में, ठीक है? ये मैंने खाली समझा दिया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या वर्क कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। करना आपको ऐसे है, 5 साल में 2 गुनी, 2 की पावर 4 हो गई, 4 पंजे 20, सीधा। नेक्स्ट। समांतर श्रेणी के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियोज़ में करा चुका हूँ, तो अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। कैसे? उस समांतर श्रेणी के 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद 175 और 185 है। पहला पद क्या होता है? ए। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी में से ए गया तो कितना बचा? टू डी, ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने। यहाँ पर 185 में से 175 गया, कितना बचा? 10। तो डी की वैल्यू हमारी सीधी आ गई 5, ठीक है? फॉर्मूला हमें पता ही है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सीधा रखेंगे। कैसे? एन बाई टू मतलब 151/2 इंटू टू ए। टू ए मतलब ये रहा टू ए। पहली वाली संख्या ए होती है हमारी, ये पहला ही पद है। 175 का दुगना करेंगे तो 100 का दुगना होगा 200, और 75 का दुगना होगा 150, 200 और 150 350। तो ये आ गई टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब 150 इंटू डी। डी कितना आ गया? 5, ठीक है? ये होता है फॉर्मूला। 151/2, 15 पंजे 75, 750 और 350, 700 और 300 1000, और 50 और 50 दोनों का और लिया तो कितना हो गया? 1100, ठीक है? अब आप ये दिख रहा है आपको, ये 11 है और ये 100 है, तो मैं इस 100 को 50 से काट दूं ऐसे करके डायरेक्ट, ठीक है? एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, इंटू 11 इंटू 50, ठीक है? यहाँ पे 11 को मत छुओ, क्यों नहीं छुओ अभी बताऊंगा। 50 की इससे करेंगे तो 5 आ गया, और 15 पंजे 75, एक जीरो आ गया। इसको 11 से करना है, आसान होता है। कैसे? 755, 755 सीधा कर दो। 5 5 5 10 का जीरो हासिल लगा, एक 7 5 12 और एक 13 का 3 हासिल लगा, एक 7 और एक 8। तो ये कितना आया? 8305, और एक ये वाला जीरो, 83050, ठीक है? समझ में आया होगा आपको, मैंने करके भी दिखाया कि मल्टीप्लाई भी कैसे करनी है एग्जाम में। सीधा मत करने लगना, एक एक दो दो सेकंड भी बचाना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 53.25 किलोग्राम है, से 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देख के मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि 32 से इसकी मल्टीप्लाई की, 16 से इसकी मल्टीप्लाई की, उस सबको जोड़ दिया, और 32 और 16 48 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक? थोड़े और एडवांस बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 53.25, यहाँ पे लिखेंगे 49.5, यहाँ पे लिखेंगे 32 का 2, यहाँ पे लिखेंगे 16 का 1, रेशियो बनेगा। फिर यहाँ पे इसको रिवर्स एलिगेशन लगा के बीच वाली संख्या निकाल लेंगे, ठीक है? ऐसे कौन से बच्चे करेंगे? जो होंगे प्रो बच्चे।
लेकिन आप कौन से हो? अल्ट्रा प्रो मैक्स। आप कैसे करोगे? कितने बच्चे हैं? 32। कितने बच्चे हैं? 16। इसका रेशो निकालने तो 2 आ जाएगा। इसका 2:1, ठीक है, 2:1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लूँ, 2:1 इज इक्वल टू 3। आसान है ऐसे लिखना, बिल्कुल आसान है। दो ये हैं और एक ये है, ठीक है। अब इन दो बच्चों का औसत वजन कितना है? 53.5। अगर 53.5 की इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 53 दूनी 106, और 0.25 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 0.5, प्लस एक की मल्टीप्लाई 49.5 से करूँगा तो 49.5 इज इक्वल टू, इसकी मान लो ए से कर दी, 3a। इसको जोड़ दूँ, 106 और 49 155, और 0.5 और 0.5 156। तो 156 इज इक्वल टू 3a। तो क्या ये 3 से सीधा कट गया? ए इज इक्वल टू 3×5 = 15, 3×2 = 6। खाली 2-3 लाइन का क्वेश्चन था। 52। ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, सीधा इस स्टेप से जाएंगे, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट। हाँ, अशोक स्थिर जल में 43.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 14.5 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट का टाइम लगता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? डिस्टेंस पूछिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन आप देखो डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है, जितनी दूरी गया था फिर उतनी ही दूरी आया, दूरी तो चेंज नहीं हुई। अगर दूरी चेंज नहीं हुई तो पता ही है आपको, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। कैसे होगी? कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? यहाँ पे देखो, पहले गया वो धारा की दिशा में, तो क्या गति जुड़ जाएगी? दोनों तरफ की स्पीड जोड़ देंगे। 43 और 14 जोड़ो पहले, 43 और 14 57, और 0.5 और 0.5 58, 58 हो गया। अब वो वापस आएगा तो इसका डिफरेंस लेंगे, 43 में से 14 घटा दो, 0.5 तो भूल जाओ, घट ही जाएगा। 14 3 में से अगर 14 गया तो कितना आया? 29। स्पीड का रेशियो आ गया 29×2 = 58, 2:1। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? 1:2। ओवरऑल कितना टाइम लग गया? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? जाने और वापस आने में लगे हैं उसे 90। हमें जाने में 1 यूनिट लग गया, वापस आने में 2 यूनिट लग गए, तो इसलिए हमारी 3 यूनिट आ गई, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मिनट। ये मिनट है ना? हाँ ये मिनट है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30। क्या पूछा है उसने हमसे? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम चाहे तो ये वाली स्पीड उठा लें, चाहे ये वाली। मान लो हमने ये वाली स्पीड उठा ली, कितनी स्पीड हो गई है? 29। टाइम यहाँ पे कितना लगा? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट है 30 मिनट, 2 यूनिट हो जाएगी 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 29, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। मान लो अब ये वाली अगर स्पीड उठाते तो 58 उठाते, 58, फिर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती? 30 मिनट, मतलब 1 घंटे में 58 जाता है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 29। ऑप्शन यहाँ से भी, आंसर यहाँ से भी सेम ही आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी गति ज्ञात कितनी थी? गति मतलब स्पीड। स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दे दी उसने 37। टाइम कितना लगा? पहले वो कितनी चला? 4, और उसको बाद में कितनी बची? उसकी 3। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी थी? 7। आप देखो उसने 4 दूरी चलने में कितना टाइम लिया भाई? 60 मिनट और 5 मिनट, 65 मिनट ले ली उसने 4 दूरी चलने में। तो उसको टोटल कितनी चलनी है? 7। तो ये क्या उसका ओवरऑल टाइम आ जाएगा जो उसको टोटल दूरी चलने में लगेगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो स्पीड बराबर 37/65 × 7। ये 4 नीचे है तो इधर ऊपर चला जाएगा, ×4। और एक चीज़ और, हमने 65 मिनट लिया है ना, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया 60। काट दें इसको, 12×5 = 60, 13×5 = 65, ठीक है। अब आप सोचो, मैं बोल रहा हूँ, आप दिमाग में सोचो। 37 दूनी 74, ठीक है। 74 दूनी 4 4 8 7 7 14, 148। 148 की मल्टीप्लाई हमें 12 से करनी है। 148 इंटू 12, ठीक। 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगे 9, 12 चौक 48 और 9 57 का 7 हासिल लगे 5, 12 और 12 5 17।
ठीक है, 177.6। नीचे क्या है, 13 सत्ते 91, तो हमें 91 से 1776 को डिवाइड करना है। एक बार करें, ये कितना आ गया 9 1, 7 में से एक गया 6, और ये 17 में से 9 गए 8, 866। ठीक है, अब लगभग 9 9 81 होते हैं, 9 बार करें, 9 एकम 9, 9 9 81, तो ये गया 16 में से 9 गए 7, और 5 में से एक गया 4, पॉइंट लगाया। 9 पंजे 45 होते हैं, यहाँ जीरो आ गया, तो 45 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 0.5 तो आएगा ही लगभग, तो 19.5 हो गया इसका आंसर। एक एक मल्टीप्लाई और एक एक डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा ना ये डिवाइड, इसलिए मैं रट के नहीं लाया, यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी, फिर से जीपी, फर्स्ट पद कितना है 16, और सार्व अनुपात क्या है 6। ठीक है, तो इसके चार पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पहले ही दे दी। पहला पद कौन सा हो गया 16, प्लस दूसरा पद कौन सा हो गया 16 × 6, प्लस तीसरा पद 16 × 6², चौथा पद 16 × 6³ ठीक है, ये हो गए चार पद। इन चारों का योगफल बताना है। 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1, यहाँ से 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 6 का क्यूब 216। कम से कम 20 तक क्यूब याद करके रखना, अगर स्पीड फास्ट करनी है तो। ठीक है, अब आपको पता है ओवरऑल को 16 से मल्टीप्लाई करना ही है, तो यहाँ पे आप कहीं पे अगर 16 का मल्टीपल और ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम पूरा कर देंगे। इंटू 36 और 6 42, 42 और 1 43, 216 और 43 कितना होगा 216 और 43, 6 3 9, 4 और 1 5, 259, 259। फटाफट मल्टीप्लाई कर लें। 16 9 144 के 4 हंसी लगे 14, 16 पंजे 80 और 14, 94 का 4 हंसी लगे 6, 16 दूनी 32 और 6, सही किया ना। 16 पंजे 80 और 14, 94 का 6, 94 का 4 हंसी लगे 9, सॉरी 16 दूनी 32 और 9 41। बस इसी तरह की सिली मिस्टेक से आपको बच के रहना एग्जाम में, स्पीड के चक्कर में सिली मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर एल होता है शंकु के लिए। इसकी वैल्यू कितनी दी है 6500 पाई। इसके आधार का व्यास 100 सेमी है, तो मतलब रेडियस कितनी होगी 50 सेमी। ठीक है, पाई से पाई यहीं काट दें, ठीक है यहीं पर काट दिया। आर की वैल्यू क्या है 50 इंटू एल बराबर 6500, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये गया 130। एल की वैल्यू कितनी आ गई 130, आर की वैल्यू कितनी है 50। जिन लोगों को पाइथागोरस पता है उनको समझ में आ गया होगा ऑप्शन 120, लेकिन हुआ कैसे मैं बता देता हूँ। ये था शंकु, ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है, ये हो गई रेडियस, रेडियस है 50, एल है 130। अब ये देखेंगे आप राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हाइपोटेनस कर्ण, ये हो गया आधार। जीरो कुछ देर के लिए भूल जाए तो ये हो गया 13, ये हो गया 12। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से 16900 माइनस इसका स्क्वायर घटा देंगे 2500, कितना आ जाएगा 14400। ठीक है, पाइथागोरस इतना तो आता होगा सबको। ये कितने का स्क्वायर रूट है 120 का, दो जीरो को एक जीरो ऐसे कर लो, और 144 तो पता ही होगा 12, ये आ गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर 550 खर्च किए, फिर इसने 10% लाभ पर बी को बेच दी, बी ने 20% हानि पर सी को बेच दी, और अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर 6864 में बेच दिया। वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया, कितना किया। आप देखो कि यहाँ पे उसने 550 खर्च किए, खर्च करने के बाद वहां से मान लो खर्च करने के बाद वस्तु है जेड, जेड रुपए लग गए उसमें। खर्च करने के बाद उसने उसे क्या किया 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 10 से 11 पे बेच दिया। बी ने उसे 20% हानि पर बेच दिया, मतलब 4 में बेच दिया 5 की लाके। सी ने इसे 30% लाभ पर बेच दिया, मतलब 13 की बेच दिया 10 की लेके। ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल कितने की गई वस्तु 6864।
ठीक है। हमें दिख रहा है ये कटेगा 4 से, बिल्कुल कटेगा। कैसे दिख गया? 17 चौका 68, 16 चौका 64। ठीक है। अब ये ऑप्शन पूरे पूरे हैं। आप अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन पूरे पूरे हैं, मतलब 11 या 13 में से कटना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखेंगे। 13 से 17 16 काटे तो 13 एकम 13, 4 1 बचा, 13 तिया 39, 2 6 बचा, 13 दूनी 26, कट गया। अब ये 11 से भी कट रहा है पूरा पूरा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जेड इज इक्वल टू 12 इंटू, ये सब उधर चले जाएंगे 12 के मल्टीप्लाई में, 100 इंटू 5, कितना आ गया? 12 पंजे 60, 6000। ठीक है। और 6000 ऑप्शन में हो तो इसे देख के आंसर मत लगा देना। एक चीज ध्यान रखना, 6000 की वैल्यू यहाँ से है। मैंने बोला था ना यहाँ के बाद शुरू कर रहे हैं, पैसे लगाने के बाद। ए ने इसकी मरम्मत पर 550 रुपये लगाए हैं, तो वो 550 इसमें से निकालो। 500 निकाल दे 5500 आता, 550 निकालेंगे तो 5450 आ जाएगा। ए ने खरीदी इतने की थी, 5450 की। फिर उसने 550 इसमें खर्च किए, तब जाके ये 6 की बनी थी। हमसे पूछा क्या है? ए ने कितने का भुगतान किया, मतलब खरीदी कितने की है? तो खरीदी थी 5450 की। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बर्तनों में 35 लीटर और 47 लीटर घोल है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 17:18 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 28:19 है। यदि दोनों घोलों को मिलाने पर अंतिम मिश्रण में दूध और पानी 1:1 हो जाए, ठीक, तो उसमें 1:1 करना है। ठीक है, करना है तो कितना लीटर पानी मिलाना होगा? मान लो पहले वाला है, पहले वाले को हमने ए मान लिया। ए में कितना है? मिल्क रेशियो वाटर कितना है? 17:18। ओके। बी में कितना है? 28:19। ये तो हो गया रेशियो। ओवरऑल क्वांटिटी ए की कितनी है? 35। ओवरऑल क्वांटिटी बी की कितनी है? 47। तो इस रेशियो को इस क्वांटिटी में बांट दूं। आप देखें तो 17 दूनी 34 और 1 35, बिल्कुल इसी में बटा हुआ है। 28 और 20 48, माइनस 1 47, बिल्कुल इसी में बटा हुआ है। ठीक है। तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसे होता ना कि A/B 4:3 है इनका रेशियो, और ओवरऑल क्वांटिटी है 14, तो 4 और 3 7, 7 से 14 गया 2 बार, तो 4 दूनी 8 होता है और 3 दूनी 6। ऐसे करके हम इसको क्वांटिटी में बांटते। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल इतना ही है। तो अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी में बटा हुआ ही है। यहाँ पे कितना वाटर है? 18। यहाँ पे कितना है? 19। 18 दूनी 36 और 1 37, तो दोनों को मिला देंगे तो 37 वाटर आएगा। ठीक है। 8 7 15 का 5 हासिल लगाए, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है। तो ओवरऑल मिश्रण में 35 लीटर मिल्क है और 45 लीटर मिल्क है और 37 लीटर वाटर है। तो कितना पानी मिलाना चाहिए हमें कि ये मिल्क के बराबर हो जाए? 45 माइनस 37 बराबर 8। अगर हम 8 लीटर मिला देंगे तो ये मिल्क के बराबर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बाल्टी में द्रव और बी का अनुपात 16:7 है। ए और बी का रेशियो हो गया 16:17। मिश्रण से 132 लीटर को निकालकर, अब मान लो आपने उसमें से 132 लीटर निकाल लिया, तो जो आपने 132 लीटर निकाला, इसमें भी ए और बी का रेशियो 16:17 होगा, और इसमें भी ए और बी का रेशियो जो बच गया उसमें भी 16:17 होगा। कैसे? आपके घर में अगर कोई दूधिया आता है या दूध देने आता है, उसने दूध में पानी मिला दिया, तो जब आपके घर पे दूध देगा सेम, तो उसमें भी दूध और पानी का रेशियो सेम ही होगा। आपके पड़ोसी के घर में देगा तो भी उसमें रेशियो सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि दूध पड़ोसी के घर सारा दूध चला गया और आपके घर सारा पानी। ठीक है। तो चाहे यहाँ पे हो मिश्रण, चाहे यहाँ पे हो मिश्रण, रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। तो हमने ये रेशियो लिया है 132 लीटर निकालने के बाद, माइनस 132 लीटर निकालने के बाद जो रेशियो बचा 16:17 बचा। अब उसने क्या किया? 132 लीटर लिक्विड बी मिला दिया। अब रेशियो कितना हो गया उससे? 5:6। अब देखो जब उसने बी मिलाया है तो ए तो कुछ नहीं किया उसने, तो ए तो बराबर होना चाहिए ए तो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको बराबर कर लें। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, 17 पंजे 85।
16 पंजे 80, 16 छंग 96। आप देखो ए बराबर हो गया, बी कितने यूनिट बढ़ गया, 11 यूनिट। 11 यूनिट क्यों बढ़ गया, क्योंकि 132 लीटर बी मिलाया था। 11 यूनिट की वैल्यू 132 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें 85 लीटर की वैल्यू क्या हो, एक तो 85 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 85 यूनिट बराबर 85 इंटू 12, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल लेगा 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102। ठीक है, तो क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं। ये उसने क्या पूछा है, प्रारंभ में लिक्विड बी की मात्रा ज्ञात कीजिए, स्टार्ट में कितनी थी। ये तो तब की मात्रा है जब हमने 132 लीटर निकाल लिया था, तो 132 लीटर में भी तो कुछ मात्रा बी की गई होगी, कितनी गई होगी, 132 कितने की वैल्यू हो गई, 16 दूनी 32 और एक 33, 33 यूनिट की वैल्यू 132 हो गई, मतलब 33 से 132 जाएगा 4 बार, 33 से 99, 33 चौक 132, 4 बार जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 68। मतलब हमने जो 132 लीटर निकाला था, इसमें भी तो 68 लीटर बी चला गया, तो उसको भी जोड़ो इसमें, 8, 6 और 2 8, 100। ठीक, तो ओवरऑल क्वांटिटी हो गई 1088। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट करेंगे, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी रेडियस 60 है और पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, या सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा कैलकुलेशन है, 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60। इन दो जीरो से ये पॉइंट हटा दूं क्योंकि इसके बाद भी दो ही डिजिट है, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, तो 72 इंटू 314 कितना आएगा, 314 इंटू 72। सीधा देखो 14 है ना यहाँ पे, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 14 सत्ते 98, 7 या 21, इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई। अगर ऊपर की किसी तुम्हें दो डिजिट का पहाड़ा याद है तब, 8 का 8, 8 दो 10 का जीरो हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 6 16, 21 और 1 22, 22,608। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट, हाँ, ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आई। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। आप देखो लंबाई में भी 16% की कमी आई, चौड़ाई में भी 16% की कमी आई, तो 16% की कमी 2 बार आई। आपको याद है, आप जब सक्सेसिव डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा निकालते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें भी तो 2 बार नुकसान ही होता है। आपसे बोला कि 10 और 10% का समतुल्य बट्टा निकालो, कैसे निकालते हैं, 10 + 10 -10 इंटू 10/100, 10 और 10 20, 20 में से एक गया 19। क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों आता है, माइनस इसलिए आता है क्योंकि बट्टे में 2 बार घटती हैं चीज़ें। सेम अगर आपको बोलेंगे कि सिंपल कोई दो परसेंटेज हैं उनको मिला के एक बनाओ, कि 10% मूल्य बढ़ा है किसी वस्तु का, फिर 20% मूल्य बढ़ा है, यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं तो कैसे करते हैं, 10 + 20 + 10 इंटू 20/100, 10 और 20 और 10 30, 30 और 2 32, यहाँ पे हम इसमें लगाते हैं प्लस। सेम यहीं पे करना है, यहाँ पे आपने देखा 16% को 2 बार घटाया, तो 16 + 16 माइनस 16 इंटू 16/100, 16 और 16 32, 32 माइनस 2.56, पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 32 में से अगर 3 घटाऊं तो मैं 29, और एक में से 0.56 घटाऊं तो 44, तो 29.44 हो जाएगा आंसर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 16% की वैल्यू कितनी होगी, 4/25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 21, 25 से 21 2 बार, तो ये हो गया 625 से 441। आप देखेंगे कितना कम हुआ और उसको 625 के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल देंगे। ये मेथड कब यूज करना है, ये मेथड तब यूज करना है जब आपको ये जो परसेंटेज दिया है ये इस तरह से दे दिया होगा, 33 1/3 या फिर 16 2/3, इस तरह से अगर आपको ये परसेंटेज दे दी ये वाली, तब आपको इस मेथड से जाना है। अगर सिंपल परसेंटेज दे दी तब आपको इस मेथड से जाना है, a + b - ab/100। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला।
नेक्स्ट। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। इतना पढ़ते ही ऐसा कर लो कि एलसीएम या टोटल वर्क आ गया 36। ए 12 में 12 या 36, बी 18 में 18 दूनी 36। एग्जाम में आते ही इतना कर लो, ठीक। दोनों ने साथ में कार्य आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। मतलब दोनों ने 4 दिन तो साथ काम किया। 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन साथ कार्य किया, टोटल कार्य हो गए 20। 36 में से 20 गए तो शेष कितना बचा? 16। उसने क्या बोला, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आप देखेंगे कि बी बचा, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। कार्य करना है उसको 16, तो 16/2 बराबर 8। 8 दिन उसको ये कार्य करने में लग गए, और 4 दिन उसको पहले लग गए, तो 8 और 4 12। ऐसे करके आप कर सकते थे। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से, इसमें हो क्या रहा है, या फिर बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को करना है, तो खाली कुछ नहीं करना। अभी 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, पेन एक साइड में रख के। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा, आपको दिमाग में सोचना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ए कर देगा काम को 12 दिन में, और अगर बी से वो काम कराएं तो 18 दिन में कर देगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका अगर एक तरह से रेशियो हो कि ए जो काम 2 दिन में करता है, बी वो काम 3 दिन में करता है। इतनी बात तो यहीं से समझ में आ गई हमें। ए जिस काम को 2 दिन में करता है, बी उस काम को 3 दिन में करता है। आगे उसने दिया है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन बाद ए चला गया, तो उस 4 दिन में बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। लेकिन ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, तो ए के 4 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो आप ध्यान रखो कि उन 4 दिन में जो बी ने काम किया, अपना तो 4 दिन का किया, लेकिन ए ने जो काम किया वो भी तो बी के 6 दिन के बराबर हो गया। तो ओवरऑल 4 दिन में बी के 10 दिन का काम हो गया। और तो बी टोटल काम कितने दिन में करता है? 18 दिन में। 10 दिन का काम उसका ऑलरेडी हो गया, तो उसके कितने दिन का काम बचा? 8 दिन का काम। 8 दिन का काम उसका वैसे बचा, और 4 दिन काम यहाँ हो गया था, तो 8 4 12। ये था इसके पीछे का डीप कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चन पे आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा डायरेक्ट दिमाग से सोच के ऐसे ही दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी किसी सवाल में आई हो तो ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ये दिक्कत थी या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। देखिए, जहाँ पे जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी मैंने एकदम ठीक से बताया। जहाँ पे फॉर्मूले से आराम से हो जाता सवाल, मैंने वहाँ पे फॉर्मूला बताया। जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, मैंने खुद से मल्टीप्लाई करके दिखाया कि यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है और इस वे से जाना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अब। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।